दूध और शक्कर की तरह मिलकर रहे सभी तो आपसी सामाजिक समरसता की मिठास घुली रहेगी। सवर्णों को 10% आरक्षण व व्यापारियों को जीएसटी में बड़ी राहत देने पर व्यापारियों द्वारा आयोजित स्वागत में बोले केंद्रीय मंत्री गहलोत। 2 दिनों में दोनों सदनों में स्वर्ण समाज को आरक्षण देने वाले बिल को पास कर इतनी जल्दी कानून बनाकर उसे अपनी एकता का परिचय दिया है। हम जनसंघ को समय से इसके पक्षधर रहे और मांग उठाते रहे, लेकिन पूर्व सरकारों ने हमारी मांग को अव्यवहारिक मानकर इसे हमेशा दरकिनार किया था। हम देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अगड़े पिछड़े सभी समाज दूध व शक्कर की तरह रहें, तभी देश सामाजिक समरसता की मिठास घुली रहेगी और देश परम वैभव पर पहुंचेगा। ये बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने नागदा व्यापारी संघ की अगुवाई में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में कही। दरअसल गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का मसौदा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गहलोत ने ही तैयार कर सरकार की इस ओर से इसे लोकसभा व राज्यसभा में रखा था। साथ ही व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी की सीमा बढ़ाते हुए इसे 20 की जगह 40 लाख करने, कंपोजिशन स्कीम में सीमा 75 से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तथा व्यापारियों को अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर निःशुल्क प्रदान करने के सरकार के फैसले में डॉक्टर गहलोत की बड़ी भूमिका रही है। उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर को नागदा व्यापारी संघ के व्यापारियों का दल से मिले सुझावों के आधार पर डॉक्टर गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने व्यापारियों की परेशानी को रखा था। आदरणीय प्रकाश डी पोरवाल पधारे, स्वागत करें। आदरणीय अन्नू शर्मा जी स्वागत करें। आदरणीय राधेश्याम जी पोरवाल साहब पधारे, स्वागत करें। आदरणीय ओम पोरवाल जी पधारे, स्वागत करें। आदरणीय धीरज शर्मा जी पधारे, स्वागत करें। आदरणीय दिलीप चौरसिया साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका आग्रह करूंगा पधारे, स्वागत करें। भाई लक्ष्मण जैन पधारे, स्वागत करें। दिलीप साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका आग्रह करूंगा बेटा पधारे, स्वागत करें। आदरणीय रवि चौहान साहब पधारे, स्वागत करें। राजेश मेहता जी पधारे, स्वागत करें। राजेश सभापति और पार्षद भाई हरीश अग्रवाल जी पधारे, स्वागत करें। पधारे, स्वागत करें। आदरणीय सतीश मालू साहब हमारे बीच उपस्थित है, उन्हें से मैं उनसे आग्रह करूंगा पधारे, स्वागत करें। पूरी टीम उन्हें के हमारे सभी व्यक्ति का स्वागत करें। पोरवाल जी पधारे, स्वागत करें। आदरणीय ईश्वरलाल जी पोरवाल पधारे, स्वागत करें। आदरणीय शिव शक्ति टेंट हाउस वाले आदरणीय जयपाल जी हमारे बीच आप भी पधारे, स्वागत करें। स्वागत करें। आदरणीय बसंती लाल जी कोठारी साहब पधारे, स्वागत करें। आदरणीय अभिषेक अग्रवाल जी, पंकज भैया नामदेव, ये शरद भैया के पुत्र, शरद भैया का पुत्र। और भी अगर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया। शुक्ला पधारे और विधायक जी का स्वागत करें। स्थान पर विराजित हो ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। स्वागत है भाई, स्वागत है। मंत्री जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मंत्री जी का है भाई, स्वागत है। मंत्री जी का स्वागत है। इस छोटे से प्रोग्राम के लिए उन्हें जैसी जगह को हमारे दिनेश भाई ने स्थान दिया और आग्रह किया हम मंत्री जी के स्वागत के लिए। और जो इस वक्त हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि 20 लाख से 40 लाख का जो काम हुआ है और जो आरक्षण का काम हुआ है उसमें माननीय मंत्री जी ने और बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने जो इसमें सहयोग किया है, मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारी एसोसिएशन उन्हें की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भविष्य में भी इस तरह हम इनको सुझाव देते रहें, अपनी बात को
व्यवस्थित तरीके से करने के लिए अपने पास में एक सिस्टम है। अपन नागदा में है और आप सब लोग जुड़े हुए हैं, तो अपने को इस सिस्टम का फायदा उठाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितनी भी योजना है उनको सबको दिखाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज में जब भी कोई विघटन या ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उसका निश्चित विरोध करना चाहिए, जो आप लोगों ने किया और सरकार ने आपकी बात सुनी। उसके बाद सरकार ने आर्थिक आरक्षण सवर्णों के लिए लाया। निश्चित रूप से ये सबके लिए फायदे की बात है और इसलिए सरकार को भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी मांग और थी, अभी कृषि आयकर से मुक्त है, बट वहाँ पर कृषकों को आज भी व्यापारी लोगों को पेमेंट देने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसको यदि पेमेंट को मुक्त किया जाए, क्योंकि कृषकों को आयकर से कोई रहता नहीं समस्या, तो यदि कृषकों को व्यापारी के यहाँ से कृषि उपज का माल भुगतान तुरंत मिल जाए तो उनका जो फ्लो बनेगा और वो बाजार में आएगा तो बाजार की स्थितियाँ भी सुधरेगी। और जो आज बैंक के उनको पैसे नहीं देती है, वो दर दर भटकते रहते हैं, रोज लाइनों में लगते हैं, कभी 5,000 दे रहे हैं, कभी 10,000 दे रहे हैं। ये समस्या से जो यदि मुक्त होंगे तो उनको भी फायदा रहेगा, व्यापारियों को भी फायदा रहेगा। बस यही कहना। धन्यवाद। सवर्ण समाज की समस्या के निराकरण के लिए माननीय गहलोत जी ने जो एक बड़ा कदम उठाया और उनके माध्यम से जो एक समस्या का निराकरण हुआ, मैं सभी व्यापारी एवं सवर्ण समाज की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आंदोलन के अंदर भी हम सब व्यापारी वो सभी लोग आगेवान थे और जब अच्छा काम होता है तो उसके लिए हमको धन्यवाद देने के लिए भी आगे आना चाहिए। और मैं दिनेश जी अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये आयोजन रखा ताकि हम अपने भाई साहब का आज सबके बीच में बैठकर हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं। और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की ओर ये पहला कदम है जो इसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। अब भारत सरकार ने किया है कि अभी सभी अपन एक ही भाव में एक ही साथ चलने का एक रास्ता बताया है कि जो वंचित वर्ग था उनको भी साथ लेके चलने का आपने साहस दिखाया। बहुत बहुत बधाई आदरणीय गहलोत जी को कि आपने दमनता से अपना, मैंने पूरा आपका पूरा संसद का भाषण सुना है और राज्यसभा में भी सुना है, टीवी में पूरे टाइम मैंने आपका पूरा देखा है उसको। तो आपने बड़े दबंगता से एक बोल रहे थे कि बोला आप कच्चे चीठे मत खोलो, नहीं तो मैं बोलने लगा तो आप बोल नहीं पाओगे। इस तरीके से संसद में एक दमनता से बोला आपने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें गर्व और गौरव तो उसी दिन से है जिस दिन से हमारे क्षेत्र में और इस नागदा क्षेत्र से आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब का प्रतिनिधित्व हमारे को केंद्र से जोड़ता है, सरकार से जोड़ता है। प्रमुख भूमिका निभाते हुए इस नागदा को अग्रिम 7 लोगों की पंक्ति में जब भी हम थावरचंद जी गहलोत को उस सरकार के बीच देखते हैं तो निश्चित नागदा के हर व्यक्ति का सीना फूल जाता है और हम गर्व और गौरव से अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार से जुड़े हैं और निश्चित रूप से उसका फायदा नागदा के लोग लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वे अपने बड़ों से, अपने वरिष्ठों से आग्रह करते हैं। बैंक वाला मना कई बार समय और परिस्थिति अनुकूल भी होती है तो वरिष्ठ और बड़े उस चीज को दिलाने से बच्चों को मना कर देते हैं और बच्चों की फिर जिद बढ़ती है और लड़ाई होती है। और वैसी लड़ाई हमारे दिलीप भैया ने हमारे मंत्री जी और विधायक जी से की और हम सबको वो चीज दिलाने का प्रयास किया। अब मैं आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष राजेश ठाकुर से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और मार्गदर्शन करें। जो अभी बिल पेश हुआ, एक तो आरक्षण को लेकर और जीएसटी को लेकर, निश्चित तौर पर यह एक मील का पत्थर इस देश के लिए साबित होगा। छोटे व्यापारी बहुत परेशान थे, मानसिक प्रताड़ना थे, टैक्स देने के लिए कोई ना नहीं कहता, पर जो एक पद्धति थी उस पद्धति को सरलीकरण की जो मांग थी वो उन्होंने की। इसके लिए मैं समस्त व्यापारी जगत की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो आपने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के, गरीब वर्ग के लिए किया, निश्चित तौर पर 70 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ, उसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही एक जो पूरे चुनाव में हमने जो एक खास बात देखी कि जो किसान आता है वो नगद भुगतान की मांग करता है। यदि ये बात भी माननीय गहलोत जी के माध्यम से, दिलीप जी ये सब कार्यक्रम रखा है। मित्रों, 70 साल में निश्चित रूप से सारी समाज, सारी लोग इस प्रकार की आवाज उठाते हैं जब आरक्षण का
मामला सारे देश में जब चलता है, ये आवाज आती है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए, और इसमें भी लोकसभा की कार्रवाई भी आपने देखी होगी। इस व्यापारी संगठन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब कोई काम अच्छा होता है तो निश्चित रूप से उसमें समाज को प्रोत्साहित करना ही चाहिए, और इसलिए उनको धन्यवाद दूंगा। फिर माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा। अब पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 70 साल के इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ। मैं उनसे कहूंगा कि पहले अगर हमें अवसर दे देते तो शायद ये पहले ही हो जाता। अब गलती आपकी तरफ से हुई कि आपने बहुत लेट हमें 2/3 बहुमत से अवसर दिया, लेकिन जिस समझ के साथ, जिस सोच के साथ में ये बिल लेके सरकार आई है वो अद्भुत है। देखो, उसके पीछे जाना चाहिए समाज के हर व्यक्ति को, क्योंकि कई प्रकार की मांगे समाज के अंदर उठ रही थी। और मैं क्षत्रिय वंश से हूँ, उस कुल से, और मुझे ये पता था कि बहुत आसानी से कोई भी सरकारें आरक्षण को बहुत आसानी से समाप्त नहीं कर सकती। और वो जो ऊपर की स्थिति थी, विकट परिस्थितियां थी, और मैं ये कहूँगा कि केवल यहाँ के कुछ दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अन्य जो राजनीतिक दलों का जो षड्यंत्र था, केवल यही षड्यंत्र नहीं था, इसमें दुनिया की कई देशों की षड्यंत्र में हिस्सेदारी थी। भारत के समाज को हम तोड़ दें, भारत के समाज को हम बिखेर दें, भारत की अस्मिता को हम संकट में डाल दें। और इसलिए मैं चूंकि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, थोड़े समय पहले इस जनता का सेवक भी था, मैं हर समाज के लोगों को बहुत विनम्रता से कहता था। एक चीज मुझे और कई बार बुरी लगती है, वो बुरी ये लगती है, मैं यहाँ पर भी आज कम से कम 100-150 लोग बैठे हैं, मैं अगर बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के पूछूं कि इसके पहले जो एक्ट आया उस एक्ट को किसी ने पढ़ा है गंभीरता से, तो शायद एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। कई बार हम उन चीजों को पढ़ते नहीं, हमारा अध्ययन बहुत गहन होता नहीं है, उन चीजों के पीछे हम जाते नहीं है, सरकार के मंशा को हम समझ नहीं पाते हैं, और कई बार इसे कठोर निर्णय ले लेते हैं, और उस कठोर निर्णय के कारण समाज का कितना नुकसान होता है, उन सारी चीजों को भी हमें आने वाले समय में समझना पड़ेगा, बहुत गंभीरता के साथ में समझना पड़ेगा। और आज ये जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय इतना बड़ा निर्णय हो गया है कि अगर उसके पूरे निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएंगे, क्योंकि अब सारा विषय खत्म हो गया, आज हमें भी दे दिया, और अगर हम दूसरे हिस्से में भी जाएंगे तो भी सारे लोग, आप यहाँ पे स्वर्ण और ओबीसी बैठे, आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी के सोचना, हमको 10% आरक्षण देने के बाद भी हमारे रास्ते 40% के लिए और खुले हुए हैं, वो भी खुले हुए। और इसलिए कुल मिला के जो एक शुद्ध भावना सरकार की थी कि कोई योग्यताएं साधनों के अभाव के कारण मरे नहीं, कोई योग्यता के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, वो सरकार ने बहुत दृढ़ता के साथ में, और मैं सबसे बड़ी माननीय मोदी जी की सरकार की, और जिस बिल को माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने लोकसभा राज्यसभा में पेश करा, ये शायद भारतीय इतिहास में पहला ऐसा अवसर है, इतनी जल्दी बिल आके और बिल दोनों सदनों में पास होके, महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन होके और गजट नोटिफिकेशन होके और नियम बन गया, ये पहली बार हुआ। ये सरकार की कार्य क्षमता प्रदर्शित करती है, सरकार की कार्य क्षमता लगती है कि कितना दृढ़ सरकार का निश्चय है कि हम निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को, जैसा हम कहते हैं कि हम तो सबका साथ लेकर और सबका विकास करना चाहते हैं, सबके बारे में सोचना चाहते हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि सोना चांदी व्यापारियों की एक लंबी हड़ताल नागदा में चली, और मैं कई बार माननीय गहलोत जी के साथ में सोने चांदी व्यापारियों के भाइयों के साथ में बैठता था, और माननीय गहलोत जी उनको कन्विंस करते थे, और अंतोगत्वा जो माननीय गहलोत जी ने कहा वही हुआ कि किसी अफसर ने आज तक, किसी अफसर में भी 5 साल विधायक रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अगर कोई अधिकारी दीपावली के दिन आता था तो मैं बहुत दृढ़ता के साथ अधिकारी को बोलता था, तुम्हें ये अधिकार किसी ने नहीं दिया है, किसी का त्योहार तुम बिगाड़ दो, और मैं किसी भी कीमत पे ये पसंद नहीं करूंगा कि आप दीपावली के त्योहार के दिन अगर किसी व्यापारी की पेड़ी पे चढ़ोगे, और मैंने नहीं चढ़ने दिया दृढ़ता के साथ में। और इसलिए जितनी तारीफ की जाए, और जीएसटी आप सोचो, इस 100 करोड़ की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में हम किसी व्यवस्था को अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं,
और आपने देखा होगा कि जीएसटी में पिछले महीनों में लगातार सरकार ने सुधार करा, लगातार एक के बाद एक। अरे आज आप और हम व्यापार करते हैं और किसी में धन लगाते हो तो हमको भी 10 बार निर्णय जो आज लिया है उसको कल बदलना पड़ता, परसों बदलना पड़ता, सुधार करना पड़ता, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई मार्केटिंग करनी पड़ती है। और वही चीज सरकार के लिए होती कि इतने बड़े देश में, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ जो छोटी मोटी चीजें हैं वो छोटी मोटी चीजें भी ठीक होगी, आज नहीं तो कल होगी। और कोई कारण नहीं है कि जनता कोई भी हो, चाहे किसान, जैसे किसानों की भी बात आई है, मतलब आपसे ज्यादा हम चिंतित हैं। कई बार साहब से मेरी बात हुई है, विधायक दल की जब बैठकें होती थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि क्योंकि हम रोज फेस करते थे और मैं तो इतना फेस करता था, घर से निकलता और कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल सामने देती थी और लोग लाइन में खड़े रहते थे। और मैं कई बार, और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पे कि ये भी सुखद दिन निश्चित रूप से आएगा कि जब हम पूर्णतः किसानों को 1 लाख नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेचे उसको जितना पैसा चाहिए पूरा पैसा सरकार व्यवस्था करे। इस प्रकार का मैं माननीय गहलोत जी से आग्रह करता हूं। लेकिन फिर आपकी पूरी व्यापारी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये जो आज दोनों चीज़ों के लिए जीएसटी और जो आरक्षण 10% का, इसके लिए आपने माननीय गहलोत जी का स्वागत रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको कठिनाइयाँ कठोर निर्णय के कारण आती है। सरकार को भी महसूस हुआ है कि हमने कठोर निर्णय लिया, अपने देश का वातावरण इस प्रकार का नहीं है कि लोग एक साथ इसको सहन करें। उन्होंने भी वापस सुधार करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ये जो 2 सुधार हुए हैं उसका लाभ आपको और हमको सबको ज़्यादातर लेना चाहिए और देश हित में काम भी करना चाहिए। अब रहा सवाल आरक्षण का, अपने देश में पहले से 4 प्रकार का आरक्षण है। अब ये अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण कब से लागू है मालूम है? वैसे 1932 से लागू, देश आजाद नहीं हुआ था तब से लागू। और शोलापुर और कोल्हापुर के राजा ने तो 1922 में या 20-21 में ही कर दिया था। हाँ, उसके बाद में 1935 में फिर इसमें कुछ सुधार हुआ, फिर 1947 में फिर ये और सुदृढ़ हुआ, और आज़ादी के बाद भारत का संविधान बना और संविधान में 1950 से ये व्यवस्था और सुदृढ़ता के साथ लागू हुई। आरक्षण के पीछे सोच ये है कि जो अमीरी गरीबी, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ये सब है, इसको मिटा करके समता और समरसता लाना। तो 4 प्रकार के आरक्षण पहले से है, वो आधार अलग अलग है। अनुसूचित जाति का इस आधार पर है कि अगर जिस जात में पैदा हो जाए और उनके साथ छुआछूत और अनटचेबिलिटी और ये इस प्रकार का वातावरण है, इसलिए SC वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है। उसमें आर्थिक आधार कुछ नहीं, इस जाति में है, लोग छुआछूत करते हैं, उससे टच होकर के अपवित्र हो गए, इस प्रकार का उसको मानते हैं, अछूत मानते हैं, इस कारण से। आदिवासियों का इसलिए है कि वो जंगलों में रहते हैं, इस कारण से। फिर बाद में पिछड़े वर्गों के लिए आए, तो पिछड़े वर्ग में ये है कि उनके साथ उनकी जाति का छुआछूत तो नहीं होता है, परंतु आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं। इस आधार पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका आरक्षण प्रारंभ है। फिर महिलाओं को भी 2म दर्जे का मानते हैं, इसलिए महिलाओं के विकास के लिए महिला आरक्षण। तो महिलाओं के आरक्षण के लिए कोई जाति और ये और नहीं देखी, महिला है तो आरक्षण, वो बात अलग है। महिलाओं में भी आरक्षण आरक्षित और ये ऐसा करके रखा, परंतु उसमें हर वर्ग की महिलाओं के साथ आरक्षण। ये 4 प्रकार का आरक्षण, ये जो अमीरी गरीब, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से बनाया गया। अब ये एक नया आरक्षण और आर्थिक आधार पर, वैसे मुझे मालूम है और हनुमान जी और हम सब आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग जनसंघ के समय से करते रहे। जो जनसंघ के बारे में जानते हैं पूरी तरह से, वो पहले मांग करते रहे, परंतु ये अव्यवहारिक माना गया। आज भी इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां होगी। जैसे आज कोई करोड़पति है, किसी कारण से कल वो कंगालपति हो जाए, और आज जो कंगालपति है किसी कारण से कल वो करोड़पति हो जाए। तो आज आर्थिक आधार पर किसी को लाभ दे दिया
और 6 महीने बाद उसकी इनकम बढ़ जाएगी, तो आज जो लाभ मिला है वो 6 महीने बाद उसका तो समाप्त हो जाएगा, पर जो मिल गया उसको उसका क्या होगा, एक। फिर दूसरा, उसकी पात्रता बदल गई मान लो, तो उस समय क्या होगा, ये एक कठिनाई होगी। और फिर लोग जानबूझ करके परिवार का ब्रेकअप करेंगे, परिवार को तोड़ेंगे। जैसे इनकम टैक्स के मामले में इतनी इनकम होगी तो इतना टैक्स लगेगा, इससे ज्यादा होगी तो 10% लगेगा, नहीं तो 30%। तो अपन ने क्या किया, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही चूल्हे पर खाना बनता है, सब कुछ होता है, परंतु इनकम टैक्स को से बचने के लिए हमने पति के नाम पर भी कर दिया, कुछ पत्नी के नाम पर भी कर दिया, माताजी के नाम पर भी कर दिया, पिताजी के नाम पर भी कर दिया, अलग अलग कर दिया। काय के लिए कर दिया? टैक्स से बचने के लिए। इस प्रकार का आधार इसमें भी बनेगा। तो जो माँ बाप की सेवा बेटों को करना चाहिए, वो आज भी बहुत सारे अरबपति करोड़पति है, परंतु बेटे चले गए विदेश में और माँ बाप यहाँ परेशान, कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं। ये इससे विपरीत असर और पड़ने वाला है। तो अपनी जो सामाजिक संरचना है, सांस्कृतिक संरचना है, इसमें भी गड़बड़ियां पैदा होने की वो होगी, परंतु ये इस कारण से अभी तक कोई सरकार साहस नहीं कर पा रही थी। अब मंडल कमीशन बना था, उसने रिकमेंड की थी 1980 में और 81-82 में उसने प्रतिवेदन दे दिया था कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जाए। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। 91 में नरसिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था। आदेश जारी किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और कह दिया कि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, और फिर किसी ने साहस ही नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी, इस विषय पर समय समय पर विचार विमर्श होता था, परिस्थितियां बनी तो निर्णय लिया कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण करना है, तो करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे। ऐसा नहीं करना, इसलिए हमने आदेश जारी करने के पहले ये विचार किया कि संविधान में संशोधन करना अनिवार्य है। अब हमको मालूम था कि राज्यसभा में शायद इस बात को नहीं माना जाएगा, परंतु योग संयोग परिस्थितियां ऐसी बनी, लोकसभा में तो 2/3 बहुमत है। हमने संविधान का जो एक अनुच्छेद है 15 और एक है 16, तो अनुच्छेद 15 इस बात की सुविधा देने का अधिकार देता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में गरीब तबके के लोगों के लिए, चाहे फिर वो आर्थिक आधार पर हो, जातिगत आधार पर हो, शैक्षणिक आधार पर हो, ये सुविधाएं दी जा सकती है। तो उसमें भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक थे। तो हमने एक नया क्लास उसमें डाला 15(6) और उसमें ये लिखा कि आर्टिकल 15 के 1, 2, 3, 4, 5 भाग होने के बाद भी वो होते हुए भी इस प्रकार का कानून बनाने से रोका नहीं जाएगा, अर्थात आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से रोका नहीं जाएगा, ऐसा प्रावधान किया। और वो 15(6) एक नया क्लास लागू कर दिया। इसी प्रकार से 16 में भी 1, 2, 3, 4, 5 सब सेक्शन थे और वो रोजगार संबंधी प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। तो उसमें नया क्लास 16(6) डाला और ये कर दिया उसमें कि आर्थिक आधार पर भी नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी प्रावधान करने से सरकार को रोका नहीं जाएगा। अब उसमें सरकार से 2 आशय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब भारत सरकार की सेवाओं में तो भारत सरकार आदेश जारी करेगा और राज्य सरकार की सेवाओं में राज्य सरकार आदेश जारी करेगा। और आपने सुना होगा आज समाचार पत्रों में, गुजरात की सरकार ने कल कैबिनेट में निर्णय ले लिया और वहाँ सबसे पहले लागू कर दिया। तो जो राज्य सरकार की सेवाएं हैं और राज्य सरकार की शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी कॉलेज है, उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार निर्णय लेगी और जितनी पोस्ट वर्तमान में है उसमें 10% पोस्ट बढ़ा करके जो सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम करेंगे। और भारत सरकार की सेवाओं में भारत सरकार निर्णय करेगी,
राज्य की सेवाओं में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। अब खुशी की बात है कि राष्ट्रपति जी ने भी हस्ताक्षर कर दिए और मुझे विश्वास है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी जो कानून हमने बनाया है उसको यथावत रखवाने में सफल होंगे, क्योंकि ठोस निर्णय लिया है, संविधान में संशोधन करके प्रावधान कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब विचार करती है तो संविधान में प्रावधान नहीं होने के बाद भी अगर कोई ऐसा निर्णय करता है तो वो निरस्त करता है। संविधान में प्रावधान हो जाता है तो उनको निरस्त करने में कानूनी सहायता नहीं मिलती है, कानूनी आधार नहीं मिलता, इस कारण से वो नहीं कर सकते हैं। तो ठोस निर्णय लेकर के ये प्रावधान किया है। मुझे उम्मीद है देश का वातावरण देख करके जो परिस्थितियां निर्मित हुई है उससे कोर्ट भी सहमत होगी और सरकार तो सहमत हुई है। ये दोनों अच्छे निर्णय का लाभ आप और हम सब लेकर के देश में समता और समरसता का वातावरण बनाए। एक व्यापारी प्रतिनिधि का बैठक बुलाया जाए पूरे प्रदेश का, और अपना जब भी अपना ये बजट आता है उससे पूर्व और व्यापारियों की समस्या भी अवगत करवाए और व्यापारियों की समस्या सुने, जिससे हम लोग केंद्र में अपना सुझाव दे सके। धन्यवाद। आज नागदा व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारी मेरे वरिष्ठ कार्यक्रम में पधारे, उनका भी नागदा व्यापारी संघ आप हृदय से आभारी है। थैंक यू।